आज अपन बात करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस देखो, जैव प्रक्रम क्या होता है उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो सभी जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए। सबसे सरल और सबसे सिंपल पार्ट आपका यही है। ये कठिन जब लगता है अपन को, जब देखो अपन इसको कठिन बनाते हैं। ये चैप्टर आपका ऐसा है, जैसे अपन इसको कठिन बनाते हैं तो ये अपने लिए कठिन बनता चला जाता है। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि ये सब अपने आसपास की बातें हैं। इनको ही अपन देखो विज्ञान के रूप में समझेंगे, विज्ञान के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में एक ही ख्याल आता है अपन को, एक ही बात आती है कि ये जीव क्या होता है। ये जीव क्या है, ये जीवन क्या है, जीव क्या है, जीवन क्या है, ये लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले पहले में दिमाग में यही क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि जीवन क्या चीज है, लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसकी प्रोसेस क्या है, ये जीवन कब तक चलता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, इसके शुरू और खत्म के बीच में क्या क्या जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रक्रम है, वो क्या चीज है। ये सारी चीजें सभी का अध्ययन अपन इस पाठ के अंदर करने वाले हैं। जीव प्रक्रम, जिसे जीव का प्रक्रम बोलते हैं, जीवन का प्रक्रम बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है अपन को। ऐड हो जाइए सभी। चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मुझको एनर्जी मिल जाए इसी ठंड में, ठंड बहुत है। जय श्री राम। राम राम भी बोल सकते हैं। राम राम सर। देखो जीव के बारे में आज बात करेंगे अपन, है ना। जीवन क्या चीज है, जीव की शुरुआत कहाँ से हुई, इस जीव की शुरुआत के बारे में, शुरुआत और अंत, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अभी शुरुआत और अंत के बीच के जो संबंध है, शुरुआत और अंत के बीच में, अंत के बीच में जो संबंध है, जो क्रम है, उसको ही बोलते हैं अपन जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जब जीव की शुरुआत होती है, जहां से भी जीव आता है उससे लेकर, और जीव का जो अंत होता है, जीव की जो मृत अवस्था होती है, कहने का मतलब है जब जीव का अंत हो जाता है, मर जाता है, तो वहां के बीच में, शुरू से लेकर अंत तक के बीच में एक क्रम होता है जीव का। जीव आपको पता है सबसे पहले कोशिका के रूप में होता है, और कोशिका से फिर धीरे धीरे उसकी प्रोसेस बढ़ती जाती है, कोशिकाओं में विभाजन बढ़ता जाता है, और उसके शरीर में वृद्धि हो जाती है, कोशिकाओं में वृद्धि होती है। अब आप देखो, शरीर में वृद्धि होती है तो एक तंत्र, शरीर का निर्माण एक तंत्र से होता है, अलग अलग तंत्रों से मिलकर होता है, तो तंत्रों में वृद्धि होती है। अब तंत्रों में वृद्धि होगी तो सभी का अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग तंत्र होता है, तो उनकी एक प्रोसेस चलती है। लाइफ को मतलब जीवित रखने के लिए, लाइफ बनाने के लिए उसकी एक प्रोसेस चलती है। वही कर्म क्या कहलाता है, आपका जैव कर्म कहलाता है। ठीक है, वही कर्म क्या कहलाता है, अपना जैव कर्म कहलाता है। तो उनकी प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे ये जीव है, क्या है, ये जीव है, तो इसकी प्रथम प्रोसेस होती है कोशिका। प्रथम प्रोसेस क्या होती है इसकी, कोशिका होती है। अगर कोशिका उसे ही बोलते हैं जो जीवित हो, कहने का मतलब है जिसके अंदर जीव हो, जिसके अंदर विभाजन होने की क्षमता हो, विभाजन हो सके, जिनके अंदर मतलब विभाजन हो सके, डाइवर्ट हो सके, अलग अलग मतलब उनमें वृद्धि हो सकते हैं, वह सभी क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। अब कोशिका का यहाँ पर कहने का मतलब है सजीव है। कोशिका क्या होती है, सजीव होती है। तो बीच में दिमाग में एक ख्याल भी आता है कि कोशिका जीवित होती है, सजीव होती है, तो हमने मृत कोशिका का नाम भी सुना है। कोशिका क्या मृत भी होती है, कोशिका क्या मृत होती है, बताओ, माइक ओपन करके बता सकते हैं, कोशिका क्या मृत भी होती है। देखो कोशिका अगर मृत होती है तो उसमें क्या है, विभाजन होने की क्षमता नहीं रहेगी, वो वृद्धि नहीं करेगी, विभाजन नहीं करेगी, मृत कोशिका। तो इसी आधार पर आपके कोशिका दो प्रकार की होती है। विभाजन के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक पहली कोशिका को बोलते हैं अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, ये इस पार्ट का बेसिक है। जब तक अपन कोशिका को नहीं समझेंगे तब तक अपन आगे बारे में नहीं समझ सकते।
तो एक तो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकेरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकेरियोटिक क्या होता है? ये कोशिका के प्रकार है। कोशिका की जो प्रथम अवस्था होती है, जैसे मैंने बोला कोशिका क्या होती है, जीवित होती है, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, तो वो तो कोशिका कहलाती है। तो इस कोशिका की, ये जो कोशिका है, इसकी प्रथम जो प्रोसेज है, इससे भी पहले वाली जो प्रोसेज है, इससे भी पहले वाली जो अवस्था है, उसको बोलते हैं अपन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। अब इस प्रोकैरियोटिक जो प्रोसेज है, इसमें क्या है, जीवित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? जीवित नहीं होती है। कहने का मतलब ये मृत है, ना वृद्धि करती है ना कुछ करती है। जैसे जितने भी आपके विषाणु हैं, जितने भी वायरस है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ना ये विभाजन करती है, ना कुछ मतलब विभाजित होती है, ना वृद्धि करती है अपने रूप में, ऐसा कुछ भी नहीं करती है। तो वो प्रोकैरियोटिक आपके जीवाणु, वायरस, जितने भी जीवाणु, विषाणु है, वो सभी प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। तो ये कोशिका की प्रथम अवस्था है। कोशिका की क्या है? प्रथम अवस्था है। अब जैसे ये विकसित हो जाती है, जैसे अगर कुछ कोशिकाएं विकसित हो जाती है, तो फिर वो क्या कहलाती है? आपकी यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? यूकेरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर अपन इसके उदाहरण देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो उदाहरण आएंगे आपके उदाहरण, वो है आपके जितने भी समस्त विषाणु। समस्त विषाणु। और विषाणु जो होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से वृद्धि नहीं कर सकते, वो एक मरे रूप में रहते हैं। कहने का मतलब है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी आप विषाणु को बोलते हैं। सजीव और निर्जीव, ना ये जीवित में है ना ये मृत है। इनको अपन मरा हुआ भी नहीं कह सकते, इस कोशिका को अपन मृत कोशिका भी नहीं कह सकते, जीवित कोशिका भी नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये दोनों रूप में विद्यमान होता है विषाणु या प्रोकैरियोटिक कोशिका। विषाणु क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव है। कहने का मतलब ये कोशिका तो है, लेकिन कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक। कोशिका के भी पहले की जो अवस्था है आपके, वो है प्रोकैरियोटिक। इसमें उदाहरण आते हैं आपके जीवाणु, विषाणु, ज्यादातर विषाणु आते हैं। आगे बात समझ में? जितने भी दुनिया में विषाणु हैं, उन सभी विषाणु कौन किसके उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। क्लियर? क्लियर? प्रोकैरियोटिक क्या होता है, समझ में आ गया? वह कोशिका जो मतलब अपनी संरचना में वृद्धि नहीं कर सकती है, जो मृत अवस्था में पाई जाती है। कहने का मतलब बाहर तो मृत अवस्था में पाई जाएगी, और वो कोशिका किसी माध्यम से, वह जीवाणु या विषाणु किसी माध्यम से अगर किसी दूसरे शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो वो फिर सजीव हो जाते हैं, वो फिर जीवित हो जाते हैं, वो अपनी कोशिकाओं में वृद्धि कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। तो आपके वो कोशिका जो जनन नहीं कर सकते, वो प्रोकैरियोटिक कहलाएगा, जो जनन कर सकते हैं वो यूकेरियोटिक कहलाएगा। जैसे कि हमारा उदाहरण यहाँ पर मानव की जो कोशिका होती है, जंतुओं की जो कोशिका होती है, वो यूकेरियोटिक होती है। कौन सी होती है? यूकेरियोटिक कोशिका होती है। ये कोशिका क्या कर पाती है? बिल्कुल विकसित कोशिका होती है। ये विकसित कोशिका होती है, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, जीव द्रव्य पाया जाता है इस कोशिका में। कहने का मतलब है ये आपके प्रोकैरियोटिक की सेकंड वाली कोशिका अवस्था है। ये विकसित कोशिका है, ये अविकसित कोशिका है। क्लियर? इसको अपन अविकसित कोशिका बोल सकते हैं। कोशिका से पहली वाली अवस्था होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इसकी सेकंड अवस्था होती है यूकेरियोटिक कोशिका। ये कोशिका विकसित होती है, अविकसित होती है। इसके अंदर जीव द्रव्य होता है, इसके अंदर जीव द्रव्य नहीं होता है। ठीक है? इसके अंदर कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग है जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्गी इकाई, ये सभी तारका, ये सभी इसके अंदर होती है, इसके अंदर नहीं होती है। तो कोशिका को समझना जरूरी है सबसे पहले तो। कोशिका के बाद ही अपन उसके आगे की प्रोसेस समझेंगे। कोशिका समझ में आई? कोशिका के बारे में जानते हैं सभी? नहीं जानते। नहीं जानते? अभी भी नहीं जाने क्या? ये जरूर है ना, कोशिका दो तरह की होती है। कोशिका किसे कहते हैं आप? कोशिका के रूप में जैसे अपन कोशिका बोलते हैं, तो दिमाग में क्या आता है? दिमाग में क्या आता है जैसे कोशिका बोलते हैं? क्या जीव आता है? जीव की शुरुआत इससे होती है क्या? किसी भी जीव की शुरुआत क्या इसी से होती है क्या? होती है। हाँ, इसी से होती है। सभी जीवों की शुरुआत इसी से होती है। जितने भी इस प्रकृति में जीव है, जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव है, उनकी शुरुआत इसी से हुई होगी, कोशिका से ही होती है। यही प्रथम अवस्था होती है। अब आपकी ये अवस्था, जैसे किसी भी जीव की शुरुआत कोशिका से होती है, तो कोशिका के भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अब इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। वह कोशिका जो क्या हो सकती है? अविकसित होती है। अविकसित। विकसित होगी ना इसमें। सॉरी, यूकेरियोटिक इधर लिखते हैं अपन, इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं। यह है आपकी प्रथम अवस्था है, इस वजह से इसको प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। तो ये क्या होगी? अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका। और ये होती है विकसित कोशिका। विकसित कोशिका।
ये कोशिका के बारे में अपन ने समझ लिया। अब ये विकसित है तो इसके अंदर सभी कोशिकांग पाए जाएंगे, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, सभी जितने भी कोशिकांग है सब इसमें पाए जाएंगे। ये वृद्धि कर सकती है, विकसित हो सकती है, अपनी संख्या में वृद्धि कर सकती है, ये सभी गुण यूकेरियोटिक में पाए जाएंगे। तो इसके उदाहरण जैसे कि समस्त जीव या समस्त जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी किसके उदाहरण है आपके यूकेरियोटिक कोशिका के। हम भी किसमें आते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में। क्लियर, क्लियर हुआ ये यूकेरियोटिक? क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। सभी जो जीव आते हैं जो अपनी कोशिका, जैसे मतलब जो अंग बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, शरीर बनाते हैं, वो सभी किसके उदाहरण है, यूकेरियोटिक के। अब जो ये है अविकसित कोशिका, इसके अंदर कोई भी कोशिका नहीं पाया जाता है, कुछ भी पाया जाता है, बस इसके अंदर डीएनए आरएनए और छोटा सा केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो ये अविकसित कोशिका के उदाहरण। अब इसमें आएगा उदाहरण आपका समस्त विषाणु। समस्त विषाणु, विषाणु क्या होता है, ये प्रकृति में मृत अवस्था में पाया जाता है। मृत जिसको बोलते हैं, अपन मृत नहीं बोल सकते, यहाँ पर निष्क्रिय, निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है विषाणु। और जब किसी शरीर के अंदर चला जाता है विषाणु, किसी माध्यम से, हवा माध्यम हो सकता है, जल माध्यम हो सकता है, तो उस माध्यम से कोई विषाणु शरीर, किसी सजीव शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ये विषाणु क्या है, आपके कोशिका है। ये विषाणु क्या है, कोशिका है। जो कौन सी कोशिका है, अविकसित कोशिका, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर, क्लियर हो गया ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? बोलो क्लियर। क्लियर, हाँ या ना क्लियर? क्लियर हो गया। कोशिका का मतलब समझ में आ गया, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। अब कोशिका के आगे की बात करते हैं, अगली स्टेप चलते हैं अपन। कोशिका से आपको पता है क्या बनता है कोशिका के बाद? कोशिका के बाद क्या आएगा, ये जीव के बारे में बात कर रहे हैं अपन। कोशिका के बारे में, फिर कोशिका जब अगर 2 या 2 से अधिक, कोशिका जब 2 या 2 से अधिक भागों में निर्माण हो जाता है, वृद्धि करने लग जाती है, उसके अंदर जीव द्रव्य होता है। कोशिका के अंदर, जब कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है, तो जीव द्रव्य की एक क्वालिटी है, एक गुण है, वो स्वतंत्र रूप से वृद्धि कर सकता है। सबसे अच्छी खूबी है ये कोशिका के जीव द्रव्य की। कोशिका के अंदर केंद्र के आसपास जीव द्रव्य भरा होता है कोशिका झिल्ली के अंदर। तो उसकी एक खास बात क्या है, वो स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकती है, अपनी संख्या में वृद्धि कर सकती है, स्वतंत्र होती है, कहने का मतलब। तो वो क्या बनाती है, आपके उत्तक बनाती है। उत्तक क्या बनाती है, कोशिका वृद्धि करके क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। क्लियर, उत्तक क्या होता है, क्लियर, उत्तक क्या होते हैं, कौन बताएगा? उत्तक टिश्यू, टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यूज, पेपर को। उत्तक कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बताओ। समान कोशिकाओं का युग्म अपनी लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, युग्मी ही क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। क्लियर, उत्तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। कोशिकाओं का समूह युग्मी ही क्या कहलाता है, आपके उत्तक कहलाता है। कहने का मतलब ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, अगर ये अपने इसमें वृद्धि करती है तो क्या बनेगी, 2 कोशिका बनेगी, 3 कोशिका बनेगी, 4 बनेगी, 5 बनेगी, ये क्या बन गया, उत्तक बन गया। क्या बन गया, ये उत्तक बन गया। क्लियर, अभी देखो जीव नहीं बना, पूरा जीव नहीं बना, विकसित जीव नहीं बना, अभी क्या बना, आपके कोशिका से उत्तक बना। उत्तक समझा अपन ने। अब उत्तक के बाद कौन सी स्टेप आती है, उत्तक के बाद कौन सी स्टेप आती है, कौन बताएगा? उत्तक के बाद कौन सी स्टेप आती है? उत्तक के बाद अगर उत्तक वृद्धि करे, क्योंकि इसके अंदर भी जीव द्रव्य है, ये कोशिका ही है एक तरह से। जैसे अपन ने सुना था ना कि परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से यौगिक बनते हैं, ऐसे कोशिका से क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं। उत्तक की अगली स्टेप क्या होगी, उत्तक मिलकर क्या बनेंगे, उत्तक मिलकर क्या बनेंगे, कौन बताएगा? अरे बताओ, उत्तक मिलकर क्या बनेंगे, उत्तक से क्या बनता है, उत्तक का समूह क्या कहलाता है, दंग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है सर? अंग, अंगे। उत्तक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है। क्या बनता है, अंग बनता है। क्लियर, अंग का मतलब समझ में आ गया? कोई जो एक निश्चित कार्य करे, वह उत्तकों का समूह मतलब अंग कहलाता है। इसका क्या कार्य होता है, एक निश्चित कार्य करता है। कोशिका उत्तकों का वो समूह जो एक निश्चित मिलकर एक निश्चित कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, आपके अंग कहलाता है। अंग तो उत्पन्न हो गया, अंग के बाद की स्टेप, अगली स्टेप बताओ। अपन को क्या बनाना है, अपन को जीव बनाना है। जीव, कौन सा जीव, विकसित जीव। बंद कर ली। जीवन माइक ऑफ,
जीवन 13 पार्ट चल रहा है यहाँ पर माइको। अंगतंत्र, अंगों का समूह क्या कहलाएगा? अंगतंत्र कहलाएगा। अब ये देखो बहुत सारा विकसित हो गया, इसमें बहुत सारा मेटेरियल फैल गया, मतलब धीरे धीरे बड़ा हो गया ये, है ना। ये आपको पता है ये कोशिका है, तो ये आपस में मिलकर उत्तक बन गए, उत्तक से एक अंग बना और अंग से फिर क्या बन गया? एक अंगतंत्र बन गया, अंगतंत्र बन गया। अब इससे एक सुविकसित क्या बनेगा? शरीर बनेगा। क्या बनेगा? शरीर बनेगा। क्लियर? अब जिसको ये पूरा सर्कल समझ में आ गया, उसको ये पूरा पार्ट समझ में आने वाला है। जिसने ये सारा सिस्टम समझ में आ गया, जिसके माइंड में बैठ गया सारा सिस्टम, वो इसके बारे में पूरा समझ सकता है। जियो प्रक्रम से कोई सा क्वेश्चन आ जाए क्लियर कर देगा बिल्कुल। जियो प्रक्रम से कोई सा क्वेश्चन आ जाए, 9 नंबर 8 नंबर का ये पार्ट है आपके, ये प्रक्रिया उसको समझ में आएगी भाई कोशिका से उत्तक कैसे बने, उत्तक से अंग कैसे बने, अंग से अंगतंत्र कैसे बना, अंगतंत्र से शरीर कैसे बना। और इस कोशिका के पृष्ठ वाले भाग भी क्या समझ में उसको अगर आ जाते हैं, कोशिका की प्रथम अवस्था भी अगर समझ में आ जाती है तो उसको ये पार्ट समझ में आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पर कोशिका है, ये यहाँ पर शरीर है, ये कोशिका है, ये शरीर है। कितना लंबा मैटर है, कितना लंबा मैटर है। तो ये एक तरह से क्रम बन गया। क्या बन गया? क्रम बन गया। कोशिका, कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर। तो ये क्रम बन गया। अब ये क्रम किसका बना? ये क्रम किसका बना? जीवों का। जीव का एक क्रम बन गया। जीव का क्या बन गया? एक क्रम बन गया। तो इसको बोलते हैं अपन प्रक्रम, जीव प्रक्रम या जीव प्रक्रम। अब इसके लिए प्रक्रम को अपन सारी डिटेल से समझेंगे। देखो सबसे पहले आपको पता है क्या बनी? कोशिका बनी। अब कोशिका बनी, आगे समझना कोशिका बनती है। कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है। कोशिका में क्या होता है? फर्स्ट कोशिका बनी, कोशिका से विभाजन हुआ, विभाजन से क्या बन गया? अंग बन गया। अंग से क्या बन गया? अंगतंत्र बन गया। अंगतंत्र से क्या बन गया? शरीर बन गया। शरीर क्या करेगा? विकसित होगा। विकसित होगा। शरीर क्या करेगा? श्वास लेगा। श्वास लेगा, पाचन करेगा, जनन करेगा। उसके बाद जनन करेगा, बहुत सारी प्रक्रिया, प्रचलन करता है, ठीक है, उत्सर्जन करता है। फिर उसके बाद कोशिका क्या हो जाती है? ये कोशिका वापिस यहाँ पर आ जाते हैं। ये कोशिका क्या हो जाती है? मृत हो जाती है, मरने लग जाती है। एक एक कोशिका क्या होने लग जाती है? मृत हो जाती है। एक एक कोशिका मरने लग जाती है। और मरने की बाद की जो अवस्था आती है, छठी से जो ये तो 7वीं अवस्था होगी। मृत्यु के बाद जब कोशिका मरने लग जाती है तो वो 7वीं अवस्था आ जाती है आपकी, कौन सी? मृत्यु। इसके बाद की अवस्था आ जाती है आपके 8वीं, मृत्यु। और जीव क्या हो जाता है? मर जाता है। जीव क्या हो जाता है? मर जाता है। और मरने के बाद इसका अपघटन हो जाता है, अपघटन होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है। और ये फिर वापस क्या बन जाती है? कोशिका बन जाती है। तो ये प्रक्रम क्या कहलाएगा आपके? ये प्रक्रम क्या कहलाएगा? जीव प्रक्रम। आगे समझ में? ये प्रक्रम क्या कहलाएगा? जीव का प्रक्रम कहलाएगा। जीव है तो जीव का प्रक्रम कहलाएगा। जीवित से लेकर ये मृत्यु की अवस्था जो है, अब उसके लिए उसने क्या क्या किया? वो विकसित हुआ, उसने पाचन, जनन, चलन, उत्सर्जन वगैरह सब किया, वहन किया, सारे कार्य किए। किसके लिए? जीवित रहने के लिए। जीवित रहने के लिए, लाइफ के लिए। लाइफ के लिए उसने क्या किया? एक अनुरक्षण प्रक्रिया अपनाई। अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, रक्षा प्रदान करने के लिए उसने एक प्रक्रम अपनाया। उसी प्रक्रम को क्या कहते हैं अपन? जीव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर? जीव प्रक्रम क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? यस या नो? जीव प्रक्रम क्लियर हो गया। जीव ने जीवित रहने से, जहां से वो जीव बना और उसकी जब तक मृत्यु नहीं हुई तो उस जीव से मृत्यु के बीच का जो प्रक्रम उसने अपनाया, वही प्रक्रम क्या कहलाता है आपके? जीव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव प्रक्रम कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन अपन क्या याद रखेंगे? सजीवों में कोशिका क्या है? यहाँ पर सजीव है। कोशिका क्या है? यहाँ पर सजीव है। कोशिकाओं में सजीवों में जीवित रहने के लिए अपनाई गई अनुरक्षण क्रिया क्या कहलाती है आपके? जीव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? जीव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है ना? अब वो अनुरक्षण क्रिया क्या थी? आपके विकसित होना, पाचन करना, श्वसन करना, जनन करना, उत्सर्जन करना, परिसंचरण करना। ये सभी क्रियाएं क्या है? उसके लिए क्या है? अनुरक्षण क्रियाएं हैं। शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए क्रिया है, प्रक्रम है, वही क्या कहलाता है आपका? जीव प्रक्रम कहलाता है। क्लियर? यस सर। जीवन माइको प्रको क्या पूछना है? क्या कुछ पूछना है क्या जो समझ में नहीं आया हो? नो सर।
अच्छा माइक ऑफ रखो तो फिर ए किसी को नोट्स बनाने के इस पार्ट के, किसी को नोट्स बनाने के शॉर्ट वाले, यस या नो? अगर किसी को नोट्स बनाने इस पार्ट के तो मैं शॉर्ट में लिखा दूंगा पूरा पार्ट, लेकिन यस या नो पहले बताओ। चलो मिटा देता हूं ये। अरे किसी को लिखना है क्या? किसी को नहीं लिखना? चलो अपन बात करते हैं अब आगे। जीव प्रक्रम की डेफिनेशन अपन को समझ में आ चुकी है। पहला नंबर क्या समझ लिया अपन ने? जीव प्रक्रम क्या होता है? जीव प्रक्रम क्या होता है? लाइफ प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस क्या होती है अपन ने समझ लिया। अब आगे बात करेंगे अपन, आगे बात करेंगे कोशिका की डेफिनेशन भी अपन ने समझ ली, उत्तक की भी समझ ली, सभी की समझ ली, ठीक है ना? शरीर तक अपन ने समझ चुके हैं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रक्रम पे आते हैं अपन। सबसे पहले प्रक्रम पे आते हैं तो पहला प्रक्रम है आपके पाचन। क्या है? पाचन। पाचन सबसे पहला जीवित रहने का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रम है वो क्या है? पाचन। क्लियर? पाचन के लिए, जीवित रहने के लिए सबसे पहला जो प्रक्रम अपनाया जाता है सजीवों के द्वारा वो क्या है? पाचन। देखो भोजन बहुत जरूरी है, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो सजीव मर जाएगा। फिर वो अनुरक्षण वाली क्रिया कहाँ गई? अनुरक्षण वाली क्रिया कहाँ गई? तो सबसे पहले क्या जरूरी है? क्या जरूरी है बताओ मुझे? क्या सर? जीवों के लिए अनुरक्षण के लिए सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? सबसे पहला प्रक्रम कौन सा है? पाचन। पाचन। भोजन। मतलब सजीव जितने भी जीव है सभी किस पे निर्भर रहते हैं? भोजन पर। किस पे निर्भर रहते हैं? भोजन पर, है ना? भोजन नहीं होगा तो शरीर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। शरीर की फिर अपन क्या नहीं कर पाएंगे? अनुरक्षण नहीं कर पाएंगे, सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है आपका शरीर क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। और अपना एक नियम है सजीव का, सजीव क्या करता है? अपने शरीर की रक्षा करता है। लाइफ टाइम तक, जो लाइफ का लास्ट टाइम है उस टाइम तक शरीर क्या करता है? उसके शरीर की रक्षा करता है, अनुरक्षण करता है। तो उसमें अपनाई गई जितनी भी प्रक्रम, जितनी भी क्रियाएं होती है वही क्या कहलाती है? आपके जैव प्रक्रम कहलाती है। तो सबसे पहली क्रिया है यहाँ पर पाचन। क्या है? पाचन। पाचन। अब देखो अपन बात करेंगे पाचन की। किसकी बात करने वाले हैं? पाचन की बात करेंगे। तो पाचन के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले तो भोजन को लेते हैं। किसको लेते हैं? भोजन को लेते हैं, ठीक है ना? भोजन आपको पता है कहां से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। भोजन कहां से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। क्या जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है? क्या जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है क्या? हाँ। ये बताओ दूध किससे प्राप्त होता है? दूध जंतु से या पौधों से? जंतु से। सभी को पता है ना? गुड मॉर्निंग हो ना सभी? हाँ सारा गुड मॉर्निंग। हाँ। दूध कहां से प्राप्त होता है? जंतु से। क्या पेड़ पौधे से भी दूध प्राप्त होता है क्या? नहीं होता। होता है। क्या पेड़ पौधों से भी दूध प्राप्त होता है क्या? होता है बहुत से। बहुत सारों से होता है, लेकिन वो पीने वाले नहीं होते। कुछ होते हैं पीने वाले भी, जिसको अपन पी सकते हैं, चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। औषधियां बनती है इससे, है ना? तो देखो अपन यहाँ पर उसी की बात करने वाले हैं। भोजन आपके पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, जंतु से प्राप्त होते हैं, दोनों चीजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना? तो इस आधार पर अपन देखेंगे प्राणी या जीव कितने प्रकार के होते हैं। जीव के टाइप्स देखेंगे तो आपके जीव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? पहला बताओ। मांसाहारी। तीसरा बताओ। नॉन लिविंग। चौथा बताओ। बताओगे क्या? नहीं बताओ? नहीं बताओ। चौथा होता है देखो परजीवी। नाम सुना पहले परजीवी का? नहीं सुना। हाँ सुनो, नाम सुनो परजीवी का। आज बच्चे कम कैसे? आज पता नहीं है टाइम का। नींद आ गया दो। उनको जगाओ, गुड मॉर्निंग बोल के जगाओ उनको। सुबह स्कूल जाएंगे सर बेचारे। कितने बच्चे हैं? 8।
सात है। 8 हो गया। नाम बता सकते हो क्या? हाँ, नमन, गीतांजलि, मनीषा, नेहा, शिवानी सेन, जीवन, मीणा, कुंदन, कारपेंटर, सुनील साहू। ये कुंदन कारपेंटर कौन है? कुंदन मेरा कारपेंटर माइक ऑन करो। कुंदन को जानता है क्या कोई? मैं जानता हूँ। कौन? सुनील। कुंदन को जानता है। तूने ऐड किया था क्या? हाँ तूने ऐड किया, ज्वाइन तूने किया था किनको? हाँ, मैंने लिंक भेजा था उसे। अच्छा। तो कुंदन ध्यान से समझना, ये पार्ट नहीं पढ़ा या पढ़ गया तो अपन यहाँ पर समझेंगे, इसको सभी समझना, ठीक है? तो शाकाहारी उसे बोलेंगे जो क्या होता है, उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना? तो सभी पेड़ पौधे, जितने भी समझदार पेड़ पौधे हैं, सभी क्या बनाते हैं? हमारे लिए उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कहने का मतलब है ये सूर्य है। क्या ये सूर्य है? सूर्य से क्या लेंगे? ऊर्जा लेंगे। सूर्य से क्या लेंगे? ऊर्जा लेंगे। अब जो ऊर्जा लेते हैं वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर? अकार्बनिक पदार्थ का मतलब समझ में आया? नहीं आया। एक तो होता है कार्बनिक पदार्थ और एक होता है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ। अब अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे सूर्य का प्रकाश क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। जिसके अंदर कार्बन उपस्थित ना हो, कौन से पदार्थ कहलाएंगे? अकार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। क्लियर? अकार्बनिक पदार्थ का मतलब डायरेक्ट समझ में आ गया। जिसके अंदर कार्बन उपस्थित ना हो वो पदार्थ कौन से पदार्थ? अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर? हाँ, तो अकार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। जैसे आपको पता है पेड़ पौधे किस पे निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों को भोजन कहां से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। कहां से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त जो हुआ वो क्या कहलाएगा? आपके अकार्बनिक पदार्थ कहलाएगा। क्लियर? अकार्बनिक पदार्थ क्या कहलाएगा? पेड़ पौधों के लिए अकार्बनिक पदार्थ है ये सूर्य का प्रकाश जो है वो कौन सा पदार्थ है? अकार्बनिक पदार्थ है। अब ये क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थ को ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थ को लेंगे और किसमें बदल देंगे? किसमें चेंज कर देंगे? कार्बनिक पदार्थ। किसमें चेंज कर देंगे? कार्बनिक। ये क्लियर समझ में आया? अकार्बनिक पदार्थ को पेड़ पौधे लेंगे और किसमें चेंज कर देंगे? कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर देंगे। अब कार्बनिक पदार्थ जैसे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होते हैं? CHO से मिलकर बनते हैं, इस परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो इसमें क्या है? कार्बन है। इसमें क्या है? कार्बन है। और जैसे देखो वसा क्या है? तेलीय पदार्थ है। जैसे विटामिन, वसा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी क्या है? कार्बनिक पदार्थ। ये सभी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। इनके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। क्या जल कार्बनिक पदार्थ है? क्या जल कार्बनिक पदार्थ है कि अकार्बनिक पदार्थ है? कौन बताएगा? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक। हाँ, जल क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। इसके अंदर कार्बन नहीं होता है, इसके अंदर गैस होती है H2O। अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं डायरेक्टली रूप में, जैसे वायु है, जैसे जल है, जैसे ताप है, प्रकाश है, वो सभी क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, सभी क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर देते हैं। भोजन को अकार्बनिक पदार्थ में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। क्लियर? सुनील का पड़ गया है। सुनील ही बोल रहा है आज। हाँ सर, पूछिए सर। तो देखो, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में कौन बदलता है? इसका उदाहरण लिखो यहाँ पर। अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थों में कौन चेंज करता है? सर आपकी तरफ से आवाज कम है। आवाज कम आ रही है? थोड़ा अच्छा बोलो सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, शाकाहारी में किसके उदाहरण आएंगे? अकार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में कौन चेंज करता है? पेड़ पौधे करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, अकार्बनिक पदार्थ को लेते हैं और किसमें चेंज कर देते हैं? कार्बनिक पदार्थ में। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं अपन समस्त पेड़ पौधे। अब इसके बाद आता है मांसाहारी प्राणी या जंतु। वो कौन होते हैं? समस्त जंतु। उसके बाद आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या आ जाएंगे?
समस्त उच्च जंतु। उच्च मतलब विकसित जंतु। विकसित जंतु किसमें आएंगे? सर्वाहारी में आएंगे। क्लियर? तो ये 3 प्रकार से भोजन होता है और 3 प्रकार से प्राणी होते हैं। 3 प्रकार से प्राणी होते हैं। चलो किसी 2 सर्वाहारी के नाम बताओ मुझे। किसी 2 सर्वाहारी जंतु के नाम बताओ। किसी 2 सर्वाहारी जंतु के नाम बताओ। किसी 2 सर्वाहारी जंतु के नाम बताओ। सर्वपोषी। क्या? कौन बता रहा? आवाज नहीं आ रही। आवाज। हेलो, हाँ बता रहे हो कि आगे बढ़ूं? रुको सर। आप ही बता दो सर, ऐसे तो टेंशन दिला गया। अरे सर्वाहारी जंतु के नाम पता नहीं है क्या? समझ में ना आया सारा दिन तो है मैं सवाल तो सवाल गाय। सच वो दो गाय बकरी आती है। गाय बकरी सर्वाहारी है। शाकाहारी है तो। किसी के लिए अपन सर्वाहारी में आते हैं। मनुष्य, मनुष्य आते हैं। कुत्ता, बिल्ली, ये सभी किसमें आते हैं? सर्वाहारी में आते हैं। ये जंतुओं को भी खा जाते हैं और जंतुओं को भी खा जाते हैं और शाखाओं को, पेड़ पौधों को भी खा जाते हैं। ठीक है ना? तो ये सर्वाहारी जंतु है। अपन बात करते हैं पोषण की। पोषण किसे कहते हैं? तो किसी भोजन को, किसी भोजन को, किसी भोजन को शरीर के अंदर लेने की अंतःक्रिया, शरीर के अंदर लेने की क्रिया, या फिर उसको बोलते हैं अंतःक्रिया। क्या कहलाती है? आपके पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्लियर? किसी शरीर को किसी भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्लियर? पोषण क्लियर हो गया? पोषण आपके 2 प्रकार का होता है। पोषण आपके कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहले टाइप से आपके यहाँ पर स्वपोषी, स्वपोषी, स्वयंपोषी, स्वपोषी पोषण, पोषी। और दूसरा है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण को बोलते हैं अपन क्या? परपोषी। चलो आप में से कीट बख्शी पादप का कोई उदाहरण बताओ। ऐसा पादप का उदाहरण जो कीट का भक्षण करता हो, कीड़ों को खाता हो, उसका एक उदाहरण बताओ मुझे। कीट बख्शी पादप का एक उदाहरण बताओ। कीट बख्शी पादप का उदाहरण बताओ सोच के। सर सुनील से पूछो, सुनील को तो याद मक्खी जाली। क्या? हेलो, हेलो 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 कीट बख्शी पादप के नाम बताओ। पता नहीं है क्या? मक्खी जाली। ये पता था। देखो, एक तो होता है आपके जिसको बोलते हैं अपन घट परनी। इसकी परनी क्या होती है? हाँ, इसकी परनी क्या होती है? घड़े की इसके जो घट परनी होता है, इसकी जो पर्ण होती है, पत्तियां होती है, ऐसे जाल बनाती है मकड़ी जाली की तरह, है ना? और इसमें कीड़ा आता है। ऐसे कीड़ा आता है और ये अंदर जाने के बाद ये क्या कर लेती है? इसको घेर लेती है। ठीक है? अपन स्वपोषी पोषण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? कौन बताएगा? स्वपोषी पोषण पढ़ा दिया है मैंने। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? बता रहे तो बताओ।
तो सब हम्म? याद नहीं है तो पोषण किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है स्वपोषी पोषण। ऐसे पोषण का सजीव जो मतलब अपना क्या भोजन है? क्या? ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। हाँ सुनो, इधर सुनो, पोषण किसे कहते हैं? सबसे पहले वो वाली बात, अब इसको समझेंगे अपन। रट तो लिया अपन ने इसको रट तो लिया, इसको समझेंगे। पोषण तो किसे कहते हैं? अपन को क्या समझ में आया? पोषण भोजन को अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? आपके पोषण कहलाती है, ठीक है। अब ऐसा पोषण जो क्या है? स्वयं बनाए, है ना। स्वयं मतलब क्या है? स्वयं मतलब बनाए, स्वयं खाए, तो वो पोषण कहलाएगा आपके स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थों को किसमें बदल दिया जाता है? कार्बनिक पदार्थ में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है? कार्बन पदार्थ। आप देखो यहाँ पर इसको अपन ने स्वयं पोषी क्यों कहा? स्वयं पोषी क्यों कहा? कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। माइक बंद करो पहले। हेलो अगर सुनील तो माइक बंद करो सर। सुनील, माइक ऑफ, और फिर उसके बाद बोलना हो तब माइक ऑन। सुनो, क्या ध्यान से सुनो। अपन यहाँ पर समझना है कि क्या समस्त जो जितने भी पादप होते हैं, पादप क्या होते हैं? स्वयं पोषी भोजन बनाते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर, क्या क्या पादप स्वयं अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पादप अपना स्वयं भोजन कैसे बना सकते हैं? कौन समझाएगा? जिसको याद है वो हाँ करके माइक ऑन कर सकता है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं? अपन ने लिखा है, अपन ने पढ़ा है कि पादप क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। सही बात है, पेड़ पौधे किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश अपना भोजन, हाँ सूर्य के प्रकाश से बनाता है, लेकिन किसी के ऊपर निर्भर है क्या? ये क्या पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेने जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं। सूर्य खुद इनको प्रकाश देने आता है। सूर्य पादपों को खुद प्रकाश देने आता है। हम खुद जाते हैं पेड़ पौधों के पास खाद डालने, हम खुद जाते हैं पेड़ पौधों को पानी पिलाने। कहने का मतलब है अपन खुद उनको खाना खिलाते हैं, खुद उनको पिलाते हैं, सूर्य खुद उनको भोजन देता है। तो ये क्या होते हैं? स्वयं पोषी होते हैं, स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। और हम क्या होते हैं? हम क्या होते हैं? विषम पोषी। हम क्या होते हैं? परपोषी। हमें खाना के लिए हमें पेड़ के पास जाना पड़ेगा, भोजन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अपन किस पे निर्भर है? भोजन पर निर्भर है, ठीक है ना। इन पे निर्भर है अपन। क्लियर? सर कोचिंग से डस्ट लेकर जिसको इस्तेमाल करो नहीं इसको ज्यादा लेते। अरे तेरा डस्टर तो बाइक में रखा हो तो गाड़ी में, उसको निकाला ही नहीं। तो क्या निकालो नहीं तो क्या करना? निकाला ही नहीं, निकाला। अभी तक समझ लो तुम, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में चेंज करना क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसको मैं पूरा इस बोर्ड में लिख रहा हूँ सारा स्वपोषी पोषण के बारे में। अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में चेंज करना क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। समस्त हरे पादपों में, समस्त क्लोरोफिल युक्त हरे पादपों में कौन सा पोषण होता है? कौन सा पोषण होता है? तो इसका आंसर है स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है। समस्त क्लोरोफिल युक्त हरे पादपों में कौन सा पोषण होता है? स्वयं पोषी पोषण होता है। अगला पॉइंट क्या है? देखो, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ये स्वपोषी पोषण के बारे में बात हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन पादपों के अंदर पोषण। तो पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। क्लियर? ये हो गया स्वपोषी पोषण हो गए। स्वपोषी पोषण हो गया, क्लियर। अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदलना स्वपोषी पोषण कहलाता है। समस्त क्लोरोफिल युक्त, क्लोरोफिल क्या होता है? जो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। पत्तियां जो हरी पत्तियां होती है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करती है। तो पत्तियों के अंदर जो अवशोषण करती है उसको बोलते हैं अपन क्लोरोफिल। तो हरे पादपों का होने का कारण भी क्लोरोफिल है। सूर्य का अवशोषण का कार्य भी करने का कार्य किसका है? क्लोरोफिल का है। स्वयं स्वपोषी पोषण किसमें होता है? स्वपोषी पोषण पेड़ पौधे में होता है, ठीक है। ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण होता है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण, पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ये सारी क्रिया, ये जितनी भी क्रिया है क्या कहलाएगी? आपके
प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कैसे कहलाती है इसको समझना है। एक रिएक्शन में, एक अभिक्रिया में समझाएंगे इसको। एक अभिक्रिया में क्या समझाएंगे आपके, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ क्या हो सकते हैं, पादप क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। और क्या लेते हैं पादप, H2O लेते हैं। क्या लेते हैं, H2 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो CO2 लेंगे उसके तो लेंगे यहाँ पर 6 अणु। कितने, 6। और जल के लेते हैं 12 अणु। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, अकार्बनिक पदार्थ। क्या है ये, अकार्बनिक पदार्थ। इस अकार्बनिक पदार्थ को किसमें चेंज करेंगे अपन, कार्बनिक पदार्थ में। किसमें चेंज करेंगे, कार्बनिक पदार्थ में। तो कार्बनिक पदार्थ किसकी उपस्थिति में होगी, ये किसकी उपस्थिति में होने वाली है, क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सनलाइट। ठीक है, तो इन दोनों की क्या है, उपस्थिति में, उपस्थिति में आपके क्या बनता है, C6H12 और 6। ये क्या है यहाँ पर, कार्बनिक पदार्थ। क्या है, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। और इसका नाम क्या है, नाम की बात करें तो यह है ग्लूकोज का। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है तो बात करें कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। अब इसके बाद क्या बनेगा देखो, इसके बाद और क्या मुक्त करेगा ये, H2O। O2 और H2O, है ना, ये मुक्त करेगा। अब संतुलित अभिक्रिया करना तो अपन को आना ही चाहिए। मैंने बता दिया आपको संतुलित कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं, 6 है। तो इधर भी कार्बन 6 हो गया। ऑक्सीजन को देखे, देखो इधर कार्बन कितना है, 6 है। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, 12 और 6 को 12, 24। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 24। अब इधर इसकी तरफ देखते हैं अपन, कार्बन कितना है, 6। हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन की देख लेते हैं पहले। ऑक्सीजन कितना है, 6, 1, 2। यहाँ पर संतुलित करना पड़ेगा। 6 दूआ 12, कहने का मतलब 24 होने चाहिए। 6 दूआ 12, 12 और 6 ये और 6 ये होगा। क्लियर। 6, इसको अपन लाल पेन से लिख देते हैं। यहाँ 6 लगाएंगे अपन तब जाके 24 होएगा। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 तो ये, 6 ये, 6 तो ये और 6 ये, 12 और 6 दूआ 12 मतलब 24। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 दूआ 12 और 12 ये 24। तो ये रिएक्शन रहेगी आपके 6CO2 12H2O C6H12O6। ये किसका सूत्र है आपके, कार्बोहाइड्रेट का। 6O2 और 6H2, ये है आपके क्या, ऑक्सीजन। और ये है आपके जल। लिख लो इसको, जिसको लिखना है वो। मोस्ट है, यही से क्वेश्चन बनेंगे आपके। 100 कोशी क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन बनता है तो कहां से बनेगा, इसके अंदर से। ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका यहाँ से 100 कोशी क्वेश्चन का टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर का 100 कोशी क्वेश्चन। इसको लिखना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले लो। अपन को जो मैंने क्लास में पढ़ाया आपको, आपके वहां पर वो तो बहुत तरह मतलब एक तरह से बहुत फैला रहा है। वहां पर आपको याद नहीं रखना है। अगर रखो तो रख लो, अगर याद हो जाता है तो इसको अपन ने शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये आप अगर पेपर के टाइम पे पढ़ के चले जाते हो तो यहीं से आपके नंबर आ जाएंगे। रिवीजन कहाँ पर, रिवीजन क्या हुआ, होमवर्क भी दोगे ना। हाँ होमवर्क दे दूँ। ये लिख लो, लिखने के बाद बोल देना मुझे यस।